मेरे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी प्रशिक्षु। आज हम अध्याय 11 समझाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा, इनके अंगों की जानकारी एवं परिमित। इसमें मैंने अवधारणा में सबसे पहले ही त्रिभुज भी समझा दिया, आयत भी समझा दिया और वृत्त भी समझा दिया। ठीक है, तो इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज क्या होता है यह भी आप लोगों को पता चल चुका है पिछले वीडियो में। आयत क्या होता है यह भी पता चल चुका है। वर्ग क्या होता है यह भी पता चल चुका है पीछे, और वृत्त भी पता चल चुका है, जो पीछे चैप्टर हमारा पिछला हिस्से था उसमें पता चल चुका है। तो आज हम इसके आगे से बात करते हैं, जिसका नाम जो हेडिंग है त्रिभुज की विशेषताएं। त्रिभुज की विशेषताएं, ये हमने कुछ विशेषताएं लिखी हैं, वो समझाते पहले। तो पहली विशेषता है प्रत्येक त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं होती हैं। प्रत्येक त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं होती हैं। तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात तीनों मध्यिकाएं संगामी होती हैं। इस बिंदु को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं त्रिभुज की मध्यिकाएं, उस बिंदु को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट त्रिभुज की विशेषताएं लिख के उसमें नोट कर लीजिए। प्रत्येक त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं होती हैं। तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे समझा देते हैं, यह त्रिभुज है ABC। तो इसमें जो मध्यिकाएं होंगी, मध्यिकाएं का मतलब शीर्ष से किसी भुजा पर, किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर बीचों बीच में डाला गया जो लंब होता है वो मध्यिका होती है। यानी कि बीचों बीच में जो जाए वो लंब हो चाहे ना लंब हो, लेकिन ये बीचों बीच में जाएगी। यानी कि ये यहाँ से यहाँ जो पड़ी है बीचों बीच में, वो होगी मध्यिका। जैसे AE ये मध्यिका हो गई। ठीक है, इधर CF ये मध्यिका हो गई, और BG ये यहाँ से जाएगी, BG ये क्या हो जाएगी, ये BG मध्यिका हो जाएगी। अब त्रिभुज में क्या हुआ, एक ही केंद्र से जा रहे हैं, यानी कि सभी मध्यिकाएं जो त्रिभुज की होती हैं वो क्या होती हैं, संगामी होती हैं। संगामी वर्ड जो है वो पहले ही हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो समान बिंदु से जा रही हैं सभी मध्यिकाएं। तो याद रखिए, ये बात याद रखने वाली है, विकल्प में भी पूछा जाता है कि त्रिभुज की मध्यिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं, संगामी होती हैं, एक ही बिंदु से जाती हैं। ठीक है, और इस बिंदु को क्या कहेंगे, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसको O नाम दे दो, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, आगे क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, संगामी होती हैं और ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट त्रिभुज की विशेषताओं में क्लियर हो गया है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रत्येक मध्यिका 1:2 के अनुपात में विभाजित होती है। इसका मतलब ये हुआ, जो मतलब ये मध्यिका गई है CF, ये CF ऐसे CF, और ये बीच में O है यहाँ पे। तो जो छोटा पार्ट है वो 1 भाग होगा, तो ये कितना भाग होगा, 2 भाग होगा। यानी कि जो मध्यिका है प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रत्येक मध्यिका 1:2 के अनुपात में विभाजित होती है। इसका मतलब यह हुआ, जो बड़ी रेखा यानी कि AO क्या होगी, AO बड़ी रेखा है, तो AO होगी 2 भाग, और O से E तक क्या होगी, 1 भाग। यानी कि जो बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वो कितने भाग में विभाजित करता है, कितने अनुपात में, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसमें, इसी चित्र में अगर पूछा जाए AO अनुपात OE कितना होगा, तो AO कितना होगा, 2 भाग होगा, और अनुपात ये कितना भाग होगा, 1 भाग होगा। ठीक है, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। इसी चित्र में ये भी पॉइंट समझ गए। दूसरा भी ये भी लिख लेना। तीसरा क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों की अर्धक रेखाएं संगामी होती हैं। अब तीनों शीर्षों की अर्धक समझ लीजिए। यहीं पे एक त्रिभुज लेते हैं हम, ये शीर्ष हैं ABC। जब कभी शीर्षों के अर्धक की बात की जाए तो इसका मतलब होता है उसके शीर्ष कोणों का अर्धक हो रहा है। शीर्ष कोण कौन से हैं, ये एक कोण है, एक ये कोण है, ये एक कोण है। जब इसका अर्धक डालेंगे, मतलब कोण का आधा करके ले जाएंगे, रेखा वो कहीं पे जाए, कोण का जब अर्धक करके ले जाएंगे, इस कोण का अर्धक करके ले जाएंगे, और इस कोण का अर्धक करके ले जाएंगे ऐसे, तो ये बिंदु मिला। इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों की अर्धक रेखाएं संगामी होती हैं। अर्धक रेखाएं भी कैसी होती हैं, संगामी, वो भी एक ही बिंदु से जाएंगी। जब अर्धक करेंगे आप प्रकार की सहायता से,
तो जब ये रेखाएं कटान बिंदु से खींचेंगे तो कैसी होंगी, वो एक ही बिंदु से जाएंगी। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों की अर्धक रेखाएं संगामी होती हैं तथा इन कोणों के अर्धक रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है। अब इसको केंद्र मानकर जब त्रिभुज की भुजाओं को परिधि मानते हुए जब वृत्त खींचेंगे तो किसका निर्माण होगा, अंतःवृत्त का निर्माण होगा, त्रिभुज के अंतःवृत्त का निर्माण होगा। ठीक है, जब अंतःवृत्त की वो हम कराएंगे प्रमेय या रचना, जो रचना होती है, जैसे त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए, सेंटीमीटर इतनी सेंटीमीटर भुजा के त्रिभुज की या समबाहु त्रिभुज की या समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए, तो हम वो सब सिद्ध कराएंगे। तो उसमें ये अंतःवृत्त जब करेंगे तो किसका अर्धक किया करेंगे, कोणों का अर्धक करेंगे। ठीक है, तो यह भी पॉइंट क्लियर हो रहा है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों की अर्धक रेखाएं संगामी होती हैं। ये तो विकल्पी क्वेश्चन बनेगा। संगामी का मतलब एक ही स्थान से जाएंगे तभी तो उसको केंद्र मानेंगे। उसको केंद्र मानकर और त्रिभुज की भुजाओं के स्पर्श करते हुए परिधि लेकर अगर वृत्त खींचेंगे तो ये किसके अंदर ही वृत्त रहेगा, एक त्रिभुज के अंदर ही वृत्त रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। कब, जब हम कोणों का अर्धक करते हुए करेंगे पहले, उसके बाद में जो केंद्र आएगा हमारा सभी संगामी रेखाओं का जो बिंदु है वो आएगा। उस बिंदु को केंद्र मानकर जब प्रकार की सहायता से खींचेंगे गोला तो क्या आएगा, वृत्त आएगा। वो भी किसके अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट आता है चौथा, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अपने सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो वो भी देख लीजिए, ये पॉइंट भी चौथा क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे ये कोण है, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस कोण को ऐसे कर दो तो ये कोण होता है आपका बहिष्कोण। ये कोण जो है वो बहिष्कोण होता है। इधर ई मान लो तो ई सी ए क्या है, बहिष्कोण है। ई सी ए जो है वो बहिष्कोण है। तो ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यह प्रमेय लिखने के बाद में यह चित्र बना लेना। त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अपने से सुदूर स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। या यहाँ पे लिखा है दोनों अंतःकोणों के अपने सामने, यानी कि इसके सामने जो दोनों अंतःकोण हैं, ये पड़ोस वाला नहीं, इसके दोनों अंतःकोण जो सामने हैं उनके योग के बराबर होता है। यह भी प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग ये कर लीजिए, नीचे क्या लिख लेना, इस लाइन के आगे चित्र बना लेना, उसके आगे ये लिख लेना कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी ई क्या है, बहिष्कोण है। ए सी ई बहिष्कोण है, अतः ए सी ई बराबर कोण ए प्लस कोण बी, ऐसे भी दे सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोण सी ए बी प्लस सी बी ए। जो बीच में रहता है उस कोण का हम लोग नाम लेते हैं, जैसे जो बीच में है उस कोण का नाम लेते हैं। जैसे हम लिखना है कोण ए का मान लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो बी ए सी या कोण सी ए बी। तो ये किसका नाम दे रहे हैं हम, कोण ए का मान दे रहे हैं। जब हम कहें कोण बी लिखो तो कोण बी कैसे लिखोगे, कोण ए बी सी। ये कोण ए बी सी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बीच में लिखा है बी, इसका मतलब हम कोण बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लिख सकते हो आप लोग क्या, कोण ए सी ई जो है बहिष्कोण जो है वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा कोण ए बी सी के प्लस कोण सी ए बी के। तो देख लो, ये बहिष्कोण है, ये सुदूर स्थित क्या है, दो अंतःकोण हैं, इनके योग के क्या है, बराबर है। तो ये प्रमेय नीचे लिख देना आप लोग, इस प्रमेय के नीचे यह समीकरण लिख देना आप लोग। ठीक है, सी ए बी। ठीक है, आगे नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं हम। पांचवा है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबार्धक, यानी कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचे गए लंब संगामी होते हैं और उनका प्रतिच्छेदी बिंदु त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है। अभी मैंने पहले बताया था, एक अंतःवृत्त कब बनता है, जब कोणों का अर्धक करते हैं। जब त्रिभुज के कोणों का लंबार्धक करते हैं तो बनता है हमारा अंतःवृत्त। अब जब हम भुजाओं का लंबार्धक करेंगे तो बनेगा हमारा परिवृत्त की रचना होगी। ठीक है, कैसे होगी ये भी देख लो। त्रिभुज एक जैसे एक है, ए बी सी त्रिभुज है एक, ए बी सी। इसकी भुजाओं का जब प्रकार की सहायता से चाप लगाएंगे और लंबार्धक करेंगे, ऐसे चाप लगेंगे जाके, उसके बाद लंबार्धक जब करेंगे लंब पड़ेगा ऐसे। ठीक है, और इधर भी ऐसे पड़ेगा लंब एक ही रेखा से, और इधर भी लंब पड़ेगा। जब ये केंद्र को आएगा वो क्या होगा, संगामी होगा। ये बिंदु जो होगा संगामी होगा, और इस बिंदु और शीर्ष
की त्रिज्या लेकर, इस बिंदु से शीर्ष की त्रिज्या लेकर जब चाप लगाए वो प्रकार की सहायता से वृत्त खींचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, परिवृत्त का निर्माण होगा। परिवृत्त ये होता है जो शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाए, और जो भुजाओं को स्पर्श करे वो अंतःवृत्त होता है। जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करे वो अंतःवृत्त, जो तीनों शीर्षों को करे वो होता है परिवृत्त। तो इस टाइप से बनाना आप लोगों को आगे सिखाया जाएगा जब रचना आएगी। ठीक है, अगला टॉपिक जब रचना होगा तो उसमें यह प्रकार और पटरी की सहायता से ये रचना करना भी सिखाया जाएगा, परिवृत्त की रचना, अंतःवृत्त की रचना। ठीक है, तो इसमें यह बना लेना ऐसे ही, और लिख लेना क्या, जहाँ ये ओ है, ओ ए, ओ बी तथा ओ सी क्या हैं, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये लिख लेना आगे इस बिंदु में। उनका प्रतिच्छेदी बिंदु परिवृत्त का केंद्र होता है, तो ये परिवृत्त एक है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं तक खींचे गए लंब संगामी होते हैं। खींचे गए लंब, यहाँ पे लंब लिख लो, खींचे गए लंब तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब संगामी होते हैं, यानी कि कोई लंब डालेंगे तब भी क्या होंगे, संगामी होंगे। जैसे कोई त्रिभुज है, इसका ये चित्र बना लेना आप लोग। ये त्रिभुज है, जब हम इस ए बी सी, जब हम ऐसे शीर्ष डालते हैं वो भी 90 अंश पे, यानी कि लंब डालते हैं। सी से जब शीर्ष डालते हैं 90 अंश पे, ऐसे ही यहाँ से डालते हैं 90 अंश पे। जो 90 अंश पे डालेंगे तो ये बिंदु जो आएगा, इसी बिंदु से तीनों लंबार्धक जो हैं तीनों यहाँ से जाएंगे। ठीक है, लंबार्धक नहीं, लंब जो होते हैं। ठीक है, तो तीनों क्या होंगे, संगामी होंगे। इन लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु, ये जो लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु है ये वाला ओ, ये क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाएगा। इसमें एक और प्रमेय होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि त्रिभुज के तीनों जो अंतः कोण हैं उनका जो योग होता है वो क्या होता है, 180 अंश होता है। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, अगला पॉइंट 7वां, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात ऐसे बना भी लोगे उसके नीचे ए बी सी। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ये बना लोगे। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ए बात लिख लीजिए ये कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब, ठीक है, या त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई गुणे आधार। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1/2 लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार। यह सूत्र जो होता है वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, मैंने पहले ही समकोण त्रिभुज समझा दिया था, इसकी पाइथागोरस प्रमेय भी समझा दी थी पिछले वीडियो में, और उनकी भुजाओं के नाम मैंने कहा था याद कर लेना कि एक लंब होती है, एक आधार, एक कर्ण। 90 अंश के सामने वाली कर्ण होती है और लंब और आधार परस्पर बदलती रहती हैं। मैंने ये सब समझाया था पिछले वीडियो में। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, जब कभी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों, लंब और आधार, तो उससे हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, इस सूत्र से। अब दूसरा आता है, जब त्रिभुज की भुजाएं ए कामा बी तथा सी दी गई हों, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये होता है सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है जहाँ यस का मान होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। ठीक है, जहाँ यस बराबर इतना होता है, जहाँ यस बराबर होता है।
अगर 2 इधर ले आए तो 2s हो जाएगा। 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, इसे कहते हैं त्रिभुज का परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखो आप लोग, ये तो बात याद ही रखो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे त्रिभुज का परिमाप आएगा। और यस की वैल्यू क्या होती है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी। यस का मान भुजाओं से ऐसे निकाल लेंगे, बाद में यस का मान यहाँ रख देंगे और हल करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो जब त्रिभुज की भुजाएं दी गई हों तो इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जो त्रिभुज समबाहु होगा उसमें भुजा दे दी जाएगी एक। ठीक है, तो सूत्र होता है इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब करना क्या है, जिस टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो उस टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और निकालेंगे। अब इन पर हम आगे इन सभी सूत्रों पर आगे सवाल लेके आप लोगों को समझा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। तो मैंने सवाल ले लिया है एक, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजाएं दी गई हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले दिया है नोट करेंगे। दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। a बराबर 13 सेंटीमीटर, b बराबर 14 सेंटीमीटर और c बराबर 15 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं दे दी गई हैं। तो हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप का सूत्र होता है 2s। परिमाप 2s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। यह सूत्र याद कर लेना, परिमाप 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब जोड़ दो सही भुजाओं को, 13 प्लस 14 प्लस 15। जो जोड़ेंगे हम 4 3 7 5 12 के 2 हाथ से लगाए 1 3 1 4, 42 सेंटीमीटर आएगा। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। अगर हम केवल यस का मान निकालें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या आएगा, 2s बराबर 42। तो यस बराबर कितना आएगा, 42/2 यानी 21। यस का मान ये आ गया। यस का मान इसलिए निकाला है क्योंकि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में इसे रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। नाउ यहाँ देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √s, फिर s माइनस a, फिर s माइनस b और फिर s माइनस c। यह सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। उसी के नीचे आगे क्षेत्रफल का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, √s का मान 21 गुणे 21 माइनस a, यानी 21 माइनस a का मतलब हुआ, यस माइनस a का मतलब हुआ 21 में से 13 घटाओ। ठीक है, 13 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। क्यों 8 लिखेंगे, यस में से a घटाना है। यस में से a का मतलब 21 में से क्या घटाना है, a मतलब 13। अब 21 में से क्या घटाएंगे, यस माइनस b। यस माइनस b का 21 में से घटाएंगे 14। 21 में से 14 घटाएंगे तो बचेंगे 7 गुणे, अब यस माइनस सी का मतलब 21 में से घटाएंगे 15। जब 15 घटाएंगे तो बचेंगे 6। ठीक है, अब इनकी गुणा करा देंगे। इसको सही से लिखे रहते हैं, देखो गुणनखंड के रूप में। 7 तियाँ 21 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 7 गुणे 2 तियाँ 6। ये सब रूट में है। देखो क्या आएगा, रूट में जो चीज़ 2 बार होती है वो एक बार बाहर आती है। 7 2 बार मिल रहा है तो ये 7 लिख लो, ये 7 बाहर आ गया। गुणे 2 ये मिल रहा है 2 बार और ये मिल रहा है 2 बार, तो 2 गुणे 2 और ये 3 मिल रहा है 2 बार, तो 3। तो क्या आ गया, 7 दूनी 14 दूनी 28। ठीक है, 28 तियाँ 3 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 84 आएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 सती 84। ठीक है, आगे लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। इसका मात्रक होता है, वर्ग लगा के लगाते हैं। सेंटीमीटर में दी गई हो भुजा तो सेंटीमीटर, और मीटर में दी गई हो तो मीटर में। ठीक है, इस प्रकार से जब भुजाएं दी गई हों अलग अलग तो उनका मान
हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, ऐसे आ जाए पेपर में सवाल कि निम्न त्रिभुज में क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो, और त्रिभुज दे दे ऐसे। ये 5 दे दे, ये 3 दे दे, ए बी सी। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पेपर में अगर आ जाए तो ऐसा कैसे लगाएंगे सवाल। अब आपने सूत्र पढ़ा है समकोण त्रिभुज, जैसे ये समकोण दे देगा वहाँ पेपर में और पूछ देगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो लंब तो पता है कितना है 3, आधार नहीं पता है कितना है, लेकिन कर्ण पता है। तो बताओ, मैंने बताया था कि जब त्रिभुज की कोई एक भुजा पता ना हो, ज्ञात करनी हो, तो किस सूत्र से निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम? निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है? 5, 5 का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। 5 25 बराबर 3 3 9 प्लस आधार का स्क्वायर 25, 9 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। 25 से 9 गया 16, ए स्क्वायर। वर्ग घटाओ रूट लगाओ, वर्ग घटाओ इधर रूट लगाओ, वर्ग घटाओ रूट लगाओ, 16 का निकलेगा 4। तो आधार कितना आ गया? 4 आ गया। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या निकाल लेंगे? आधार निकाल लेंगे। ठीक है, अब आधार कितना आ गया हमारा? 4। ठीक है, नाउ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ठीक है, तो निकालते हैं 1/2 गुणे लंब कितनी है? 3 गुणे 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर आ गया। यह सेंटीमीटर में दी गई हैं। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आया था, तो 6 सेंटीमीटर नहीं 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 6 वर्ग सेंटीमीटर आ गया क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से आ सकता है कठिन रूप में, यानी कि एक भुजा दी नहीं जाएगी जो तुम्हें यूज करनी है क्षेत्रफल में, तो उस भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, अधिकतर ऐसा सवाल आ जाता है। अब इसके बाद में समबाहु त्रिभुज वाला समझा देते हैं कैसे लगेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लगाना हो तो उसका सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ऐसे दे देगा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? दिया है, पहले नोट करेंगे क्या दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा कितनी दी गई? 12 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर 4 सूत्र क्या होता था? √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। देखो कैसे लगाते हैं इसको, √3/4 गुणे भुजा कितनी है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 गुणे 12 कितनी बार है? 12 2 बार, 4 तियाँ 12, तो 12 तियाँ 36, तो कितना आ गया? 36√3, आगे वर्ग सेंटीमीटर, 36√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से लगाते हैं, और सवाल इस टाइप से दे देगा तो उसमें इस सूत्र से लगा देंगे। ऐसे पहले √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा 12 है, 12 बार हम 144 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ 4 से कट रहा था, तभी हमने क्या किया? 12 गुणे 12 कर लिया, और 4 तियाँ 12, 3 बार कट गया, फिर 12 तियाँ 36 और √3 यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज के जो सिलेबस में सूत्र दिए गए थे उस हिसाब से
सभी पे सवाल लगवा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ सवाल ले लिए हैं 3, तो इनको आपको स्वयं करना है, ठीक है, सेल्फ वर्क। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 मीटर, 5 मीटर व 8 मीटर हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसमें ए का मान 5 है, बी का मान भी 5 है, सी का मान कितना है 8, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं समान है 5 5 की। तो इसमें हम ए बी सी ये मान लेंगे। तो हम इसमें यस का मान निकालेंगे। यस का मान कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो और फिर उनके बटे में 2 कर दो तो यस का मान आ जाएगा। फिर वही सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इससे हल करेंगे, जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी उसमें क्या लिखेंगे आगे, मीटर में दी गई है। तो क्षेत्रफल जब आएगा उसमें लिखेंगे वर्ग मीटर। ये लिखना ना भूलें वरना नंबर करते हैं, मात्रक लिखना ना भूलें। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग मीटर लिखेंगे, ठीक है, मीटर में भुजाएं दी गई हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो सूत्र लगा देंगे वही √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुणे 4 कर देंगे, भुजा 4 4 कट जाएगा तो आ जाएगा उत्तर 4√3। ये मैंने लगवा ही दिया। तो इसको क्या करेंगे आप लोग अपने आप लगाएंगे, 4√3 आएगा। आगे क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, ना कि खाली सेंटीमीटर, या ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगला लास्ट है आप लोगों के लिए, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा उसका आधार 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें हम समझाएंगे नहीं, आप लोगों को खुद लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, ठीक है, आप लोगों को इस सवाल को लगाना है। अब आते हैं आयत। आयत क्या होती है, आयत की अवधारणा समझते हैं। पहले ही समझा चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। आयत, हेडिंग डाल लो, आयत। आयत में आप लोग लिख लो, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान या बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं तथा एक दूसरे के समांतर होती हैं, और प्रत्येक अंतःकोण जिसका 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो लिख लीजिए, वह चतुर्भुज जिसके सभी अंतःकोण 90 अंश तथा सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं उसे आयत कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, हम बनाते हैं। ए बी सी डी। इसमें क्या होगा, जब ये आयत होगी तो ये दोनों भुजाएं सम्मुख बराबर होंगी, ये भी बराबर होंगी और एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। और ये वाले जो अंतःकोण हैं कितने होंगे, समकोण होंगे। अंतःकोण क्या होंगे, समकोण होंगे, ठीक है। ये मैंने परिभाषा लिखवाई थी, उसके आगे ये लिख लीजिए आप लोग, ये बना लीजिए और नीचे लिख लीजिए कि ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। ये ए डी जो है बी सी के बराबर है, ठीक है। तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, कितना, कोण डी कितना आएगा, 90 अंश का होगा, ठीक, समकोण होगा। जिसमें यह प्रॉपर्टीज फॉलो हो वो क्या होगी, आयत होगी, ठीक है। अब इसमें हेडिंग डाल लो, आयत की विशेषताएं। आयत की विशेषताएं, आयत की विशेषताएं। आयत की विशेषताओं में आप लोग लिखोगे, नंबर 1, आयत में सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, वही जो समझाया है अभी। नंबर 2, आयत में प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। नंबर 3, तीसरी बात यह समझ लो, जो सम्मुख कोणों को, ठीक है, सम्मुख कोण कौन से होंगे, सम्मुख कोण, ये कोण सम्मुख है, ये कोण सम्मुख है। तो इसमें लिख लो, सम्मुख कोणों के शीर्षों या सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। आयत के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। अगला पॉइंट लिख लो, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में बांटते हैं। जैसे ये विकर्ण खींचा, इसको ऐसे खींच दिया तो ये दोनों कितने बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक, बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसमें लिख लीजिए कि आयत के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये हो गई आयत की विशेषताएं, ठीक। और ये भी विशेषताओं में बताया था मैंने, अंतःकोण कितना होता है, समकोण होता है, नहीं 90 अंश का होता है। तो ये आयत की विशेषताएं हो गई।
अब इसके सूत्र हैं वो भी लिखा देते हैं जिससे सवाल लगेंगे। पहला है क्षेत्रफल, यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यह आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है, लिख लीजिए। दूसरा परिमाप, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का लंबाई, दो लंबाई होंगी नीचे ऊपर वाली और चौड़ाई भी 2 होंगी, तो चारों भुजाओं का क्या कर लेंगे हम, योगफल। उसको ऐसे लिखते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। ये किसका सूत्र है, आयत के परिमाप का। अब लिखेंगे नंबर 3 विकर्ण। आयत के विकर्ण में चूंकि विकर्ण जो होता है वो कर्ण के रूप में होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, ठीक है। ये आयत थी, ये विकर्ण है, इसकी लंबाई अगर ज्ञात करना है तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, तो लंब का स्क्वायर और कर्ण, ये लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, इधर कर्ण का स्क्वायर होता है तो वर्ग घटा तो रूट लग गया, वर्ग घटा तो रूट लग गया। ये इससे पाइथागोरस प्रमेय से आया है ये परिमाप। तो इतने सूत्र आयत के हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, इस पे सवाल लगेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, आगे अगले वीडियो में आगे आयत के सवाल लगेंगे और आगे जो अगले टॉपिक होंगे इसी लेसन के वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि पता चल सके वीडियो पसंद है या नहीं पसंद है आप लोगों को, ठीक है। धन्यवाद।